हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारी मज़ेदार कहानियाँ कभी ना छूटें। रमेश और दिनेश दो पड़ोसी हैं। दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। रमेश अपने कई सारे खेतों में से एक खेत बेचना चाहता है और इसके लिए वो दिनेश से बात करता है। दिनेश, मैं अपना एक खेत बेचना चाहता हूँ। तुम्हारी नज़र में अगर कोई खेत खरीदने वाला हो तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। दिनेश ये बात अपने पिता को बताता है। पिताजी, वो हमारा पड़ोसी रमेश है ना, वो अपना एक खेत बेचना चाहता है। अरे कौन सा खेत? उसके पास तो कई सारे खेत हैं। वो अपना वो खेत बेचना चाहता है जो हमारे खेत के बाजू वाला है। अच्छा, उसने बताया कि कितने में बेचेगा? नहीं पिताजी, ये मुझे नहीं पता। तो तुम कल उससे पूछ लेना कितने में बेच रहा है। ठीक है पिताजी। अगले दिन दिनेश रमेश के घर जाता है। हाँ दिनेश, कहो, कोई खरीदार मिल गया क्या खेत का? अरे इतनी जल्दी कैसे खरीदार मिल जाएगा भाई? खेत बिकने में तो समय लगता ही है। नहीं, तुम ऐसे आए तो मुझे लगा कि क्या पता मेरा खेत बिक गया हो। नहीं, मैं तो ये जानने आया था कि तुम अपना खेत कितने में बेच रहे हो। सिर्फ 1 लाख में। ज्यादा नहीं मांग रहा हूं मैं। वो क्या है ना, मैं अब एक और काम शुरू करना चाहता हूं, इसलिए 1 लाख में ये खेत बेच रहा हूं। ठीक है, मुझे जैसे ही कोई ग्राहक मिलेगा मैं तुम्हें बताऊंगा। दिनेश अपने पिता को बताता है। पिताजी, वो रमेश 1 लाख रुपए मांग रहा है अपने खेत के। क्या इतने कम में? अरे कम से कम भी नहीं तो 1.25 लाख कीमत होगी उस खेत की। हाँ, सस्ता ही बेच रहा है। बेटा दिनेश, मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना वो खेत हम खरीद लें। लेकिन पिताजी, हमें क्या जरूरत, हमारे पास तो वैसे ही एक खेत है। हाँ बेटा, लेकिन अब उस खेत पर कुछ खास फसल होती नहीं है, जबकि रमेश का खेत उपजाऊ है। हम उसे खरीद लेते हैं और उस पर फसल करके अच्छा कमा सकेंगे। ठीक है पिताजी, मैं कल ही रमेश को बुला लाऊंगा। अगले दिन दिनेश रमेश को घर बुला लाता है। बेटा रमेश, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा जो खेत है वो हम खरीदना चाह रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है काका। मेरी खेती अगर आप लोगों के पास जाएगी तो मुझे किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है। आज जो भी रुपए तुम्हारे हैं वो हम तुम्हें कल ही दे देंगे। तुम कल ही वो खेत हमारे नाम कर देना। हाँ ठीक है काका, मैं कल ही खेत आपके नाम कर दूंगा। हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। दिनेश के पिता अगले ही दिन रमेश को 1 लाख रुपए दे देते हैं। रमेश भी खेत उनके नाम पर कर देता है। कुछ दिन बाद अब दिनेश उस खेत पर खेती करने लगता है। मैं पूरे खेत अच्छे से जोत लूंगा और फिर इसमें बीज डालकर सिंचाई करने लगूंगा। अरे ठीक है दिनेश बेटा, ठीक है। दिनेश बड़ी मेहनत से मन लगाकर खेत की खुदाई कर रहा होता है। तभी खेत की खुदाई करते समय उसे खेत में से एक संदूक मिलता है। उसे ऐसा करते हुए एक और आदमी वहां पर देख रहा होता है। इतने सारे हीरे जवाहरात, ये सारे संदूक में, न जाने किसने यहाँ पर गाड़े होंगे। मैं इसे घर ले जाता हूँ और पिताजी को दिखाता हूँ। दिनेश वो संदूक अपने घर ले जाता है और पिता को दिखाता है। अरे बेटा, अरे इतने सारे हीरे जवाहरात, ये तो बहुत ही कीमती हैं। हाँ पिताजी, खेत की खुदाई करते समय मुझे ये संदूक मिला और इस संदूक में ये सारे हीरे जवाहरात। अब आप ही बताइए, मैं इसका क्या करूं? क्या मैं इसको रमेश को दे दूं या हम इसे रख लें? हाँ, वैसे अब ये खेत हमारा है तो हमें ये रमेश को देने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है पिताजी। दिनेश को संदूक निकालते हुए जिस आदमी ने देख लिया था, वो जाकर ये बात रमेश को बताता है। क्या मेरे खेत में से बहुत सारे हीरे जवाहरात निकले? हाँ बिल्कुल, मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं और वो दिनेश सारे के सारे हीरे जवाहरात का संदूक अपने घर ले गया है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं वो संदूक वापस ले आऊंगा। मैं अभी जाता हूँ। रमेश तुरंत दिनेश के घर पहुंचता है। बड़े चालाक हो तुम तो दिनेश। क्या हुआ रमेश, ऐसे बात क्यों कर रहे हो? जैसे तुम तो कुछ जानते ही नहीं हो। मैं जानता हूं या नहीं इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, और तुम मेरे खेत में से निकले हुए हीरे जवाहरात से भरा संदूक अपने पास रख सकते हो, लेकिन मैं तुमसे गलत तरह बात भी नहीं कर सकता। तभी दिनेश के पिता आ जाते ले। अरे क्या हुआ रमेश बेटा, इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हो? काका, मेरे खेत में से एक संदूक निकला है, हीरे जवाहरात से भरा हुआ।
लेकिन वो संदूक इसने अपने पास रख लिया है। इससे कहिए मुझे वो संदूक दे दे। देखो बेटा, ये बात सच है कि तुम्हारे खेत में से हीरे जवाहरात से भरा संदूक निकला है, लेकिन ये बात भी तो सच है कि ठीक 1 हफ्ते पहले तुमने वो खेत हमें बेच दिया था। हाँ, बेचा तो है काका, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसमें से हीरे जवाहरात निकलेंगे। तो जब वो खेत तुमने हमें बेच दिया तो खेत तो हमारी हुई ना, इसलिए उनमें निकला संदूक भी तो हमारा ही हुआ ना। अच्छा, तो अब आप लोग मुझसे चालाकी करेंगे। रुकिए, मैं अभी गांव के सरपंच के पास जाता हूं और आप लोगों की शिकायत करता हूं। उसी समय रमेश गुस्से में गांव के सरपंच के पास चला जाता है। सरपंच जी, मेरे खेत में से जो संदूक निकला है और उसमें जो हीरे जवाहरात निकले हैं वो मेरे हुए, लेकिन वो दिनेश मुझे वो संदूक और हीरे जवाहरात नहीं लौटा रहा है। लेकिन रमेश, जब तुमने खेत बेच दिया तो अब उस खेत में से कुछ भी निकले, वो तो दिनेश का ही हुआ ना। ऐसे कैसे दिनेश का हुआ? खेत था तो मेरा ना। वो हीरे जवाहरात से भरा संदूक वहां पर गाड़ा तो मेरे घर के लोगों ने ही होगा ना। कोई उसके दादा परदादा तो आकर वो संदूक गाड़ के नहीं गए ना। तो जो चीज मेरी है मैं तो वही मांग रहा हूं। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, लेकिन जब एक बार तुमने वो खेत बेच दिया तो वो खेत दिनेश का हो गया। अब उसमें कुछ भी निकले वो उसका हुआ। और तुम्हें कैसे पता कि वो संदूक तुम्हारे घर वालों ने गाड़ा है? नहीं सरपंच जी, ये बात बिल्कुल गलत है। तुम जो भी कहो, लेकिन अब यही सच है और यही सही है। और इस बात को लेकर तुम्हें दिनेश और उसके पिता से किसी भी तरह का झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्या पता मेरे खेत में और भी संदूक हों, जिनमें और भी सोना और जवाहरात कड़ा हुआ हो। क्यों ना मैं वे निकालकर अपने नाम कर लूं। हाँ, मैं एक बार दिनेश से जाकर कहता हूं कि खेत में से जो भी निकलेगा वे मेरा होगा और उसकी जिम्मेदारी भी मैं ही लूंगा। फिर वह सरपंच से कहता है, सरपंच जी, मैं चाहता हूं कि खेत को एक बार पूरा खोदा जाए और उसमें से जो भी निकले वो मुझे दे दिया जाए। देखो रमेश, खेत दिनेश के नाम हो चुका है, यानी अब अगर खेत में से कुछ भी निकलेगा तो वो दिनेश का होगा, लेकिन अगर उससे पहले कुछ भी निकलता तो तुम्हारा ही होता। अगर दिनेश ये बात मान जाए तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना सरपंच जी। फिर तो ये तुम्हारी और दिनेश के बीच की बात होगी। रमेश सरपंच को दिनेश और पिता के घर पर लेकर पहुंचता है। दिनेश, रमेश चाहता है कि वह एक बार खेत खोद ले और जो भी निकले वह उसे दे दिया जाए। हाँ, और जो भी निकलेगा उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। अगर कुछ भी निकलता है तो वह संदूक भी तुम्हें मुझे देना होगा। लेकिन ये सही नहीं है। तभी पिता दिनेश को समझाते हैं और दिनेश उनकी बात मान जाता है। ठीक है, अब खेत से जो भी निकलेगा उसकी जिम्मेदारी रमेश की होगी और वो सामान रमेश को दे दिया जाएगा। अगले ही दिन रमेश अपने लोगों के साथ खेत खुदवाने के लिए आता है। देखते ही देखते उसके आदमी सारा का सारा खेत खोद देते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता है। अब खेत का एक ही हिस्सा बचा होता है। अरे जरा उस हिस्से को भी तो खोदो, क्या पता वहां पर कुछ निकल आए, क्योंकि पहले भी उसी जगह के आसपास संदूक निकला था। चलो वहां पर खोदो। रमेश की बात सुनते ही रमेश के आदमी बची हुई जगह भी खोदने लगते हैं। तभी वहां से एक संदूक निकलता है। रमेश खुश हो जाता है। रमेश चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, देखा, मैंने कहा था ना कि इस खेत में खजाना छुपा हुआ है और ये खजाना मेरा है। इस खजाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब से ये खजाना मेरा है और कोई भी इस खजाने को अपना नहीं बताएगा, चाहे जो कोई भी हो। रमेश संदूक को खोलकर देखता है तो उसमें हथियार और बंदूक रखी होती है। ये देख वो घबरा जाता है। रमेश घबराकर, ये क्या हुआ? इस संदूक में तो बंदूक और हथियार हैं। नहीं नहीं, ये संदूक मेरा नहीं है। देखो, ये रमेश का संदूक है। इसमें से बंदूक और हथियार निकले हैं और इनकी जिम्मेदारी रमेश ने ली है। अब हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। क्या पता रमेश इन बंदूक और हथियार से क्या क्या करता था। नहीं, मैं कुछ नहीं करता था। मैंने कुछ भी नहीं किया है। मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आए। रमेश, अब तुम भाग रहे हो? जब खेत में से हीरे जवाहरात से भरा संदूक निकला था तब तुम बोल रहे थे कि सारा का सारा खेत तुम्हारा है, सारे के सारे संदूक तुम्हारे हैं, और तब तुम इसकी जिम्मेदारी भी ले रहे थे। लेकिन अब जब खेत में से हथियार और बंदूकें निकल रही हैं तब तुम ये कह रहे हो कि ये सामान तुम्हारा नहीं है। अब तुम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो। नहीं, मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा।
अगर हीरे जवाहरात से भरा हुआ संदूक तुम्हारा है तो बंदूक और हथियारों से भरा हुआ ये संदूक भी तुम्हारा ही हुआ, और अगर ये संदूक तुम्हारा नहीं है तो हीरे जवाहरात से भरा हुआ संदूक भी तुम्हारा नहीं हो सकता। अब सोच लो रमेश। रमेश मन ही मन सोचता है, अरे अब मैं क्या करूं? अगर मैंने ये कहा कि हीरे जवाहरात मेरे हैं तो फिर ये हथियार भी मेरे ही माने जाएंगे और पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाएगी। और अगर मैंने ये कहा कि ये हथियार मेरे नहीं है तो हीरे जवाहरात भी मेरे नहीं माने जाएंगे। अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि ये सब इसी का है। देखो, हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। नहीं नहीं, ये सब मेरा नहीं है। ये सब जिम्मेदारी तो दिनेश की है, ये मेरी नहीं है। ये सब दिनेश देखेगा। मैं तो अपने घर को चला। मैंने खेत बेच दिया। अब इसमें से चाहे कुछ भी निकले, सबकी जिम्मेदारी दिनेश लेगा। मैं किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लूँगा। मैं तो चला। मेरे पास तो 4 खेत और हैं। इतने से हीरे जवाहरात से मैं क्या करूँगा? तो ये बात तुम्हें पहले नहीं समझ आई थी? माफ कर दीजिए सरपंच जी, मुझे भी थोड़ा सा लालच आ गया था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी बात भी थोड़ी सही थी। अगर सही थी तो मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। हीरे जवाहरात तुम रख लेना। नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ। रमेश वहां से तुरंत ही तेज रफ्तार में भाग जाता है। दिनेश के पिता और दिनेश उसे देखकर हंसते हैं तो सरपंच उनसे पूछते हैं, आप दोनों हंस क्यों रहे हैं? अब जब खेत से हथियार और बंदूक निकली है तो उनकी जिम्मेदारी तो आपकी हुई ना? सरपंच जी, ये कोई असली हथियार और बंदूकें नहीं हैं। ये हथियार और बंदूकें तो नकली हैं। मेरे कहने पर दिनेश ने संदूक में भरकर इन्हें यहाँ गाड़ दिया था, क्योंकि हमें पता था कि रमेश कोई ना कोई चालाकी ज़रूर करेगा, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। माफ़ कीजिएगा इस चालाकी के लिए। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप लोग ये हीरे जवाहरात रमेश के साथ बांट लें। इससे आप दोनों में प्रेम और लगाव पहले की तरह ही बना रहेगा। सरपंच की बात मानकर दिनेश रमेश के घर पहुंचता है। क्या हुआ? आप क्या लेने आए हो? रमेश, जो हीरे जवाहरात निकले थे उसमें से आधे हीरे जवाहरात मैं तुम्हें दे रहा हूँ। दिनेश का ऐसा उदार मन देखकर रमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दिनेश से माफ़ी मांगने लगता है। इसके बाद रमेश और दिनेश में फिर से पहले जैसी दोस्ती बन जाती है।